ये आपका क्लास 10th का है और हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th इस वीडियो के माध्यम से। ये जर्नी बहुत शानदार रहेगी, है ना। तो चलिए बायोलॉजी का ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है क्लास 10th में। तो सिलेबस लिख लेते हैं, जिसे हिंदी में पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं, पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हम लोग बायो का देखते हैं सिलेबस। तो पहला जो है वो है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। इसमें 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहले हम लोग बायो लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम देखेंगे, तो उसमें कौन कौन से यूनिट आएंगे वो देख लेंगे। तो पहला यूनिट इसमें पढ़ना रहेगा आपको पोषण, यानी जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। सेकंड है श्वसन, जिसे बोलते हैं रेस्पायरेशन। थर्ड है आपका परिवहन, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एंड आपका चौथा जो है वह है आपका उत्सर्जन। ये 4 यूनिट आपको जो है फर्स्ट में पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रिएशन। तो फर्स्ट यानी कि पहला जो अध्याय है क्लास 10th का, उसमें जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके अंदर 4 यूनिट है आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में आएगा। सेकंड में आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा सेकंड है आपका नियंत्रण एवं समन्वयन, जिसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट था लाइफ प्रोसेस, इसके 4 यूनिट है। सेकंड अध्याय आपका है नियंत्रण एवं समन्वयन, जिसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड आपका पढ़ना है जनन, रिप्रोडक्शन। फोर्थ में पढ़ना है आपको आनुवंशिकता। और 5 है आपका खाद्य संसाधन। ये बेसिकली 5 आपको टॉपिक्स है। तो हम लोग जो पहला पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पहला हम लोग रहेगा जैव परिक्रम। जैव परिक्रम से हम लोग जो है इस जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा जैव परिक्रम। जैव परिक्रम लिख करके हेडिंग देंगे सभी लोग। लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आप अगर जो हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो अंग्रेजी से अगर देखेंगे तो लाइफ प्रोसेसेस, जीवन, जीवन की प्रोसेसेस। जीवन जब जीते हैं हम लोग जो है, तो जीवन में क्या क्या चीज़ें होती है ना। खास करके जैसे जीवन किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि इसका अगर परिभाषा की अगर बात करें हम, तो बोलेंगे वैसी प्रक्रियाएं, वैसी प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जीव जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं एवं अपना
अनुरक्षण करते हैं। देखिए, यानी कि वैसी सारी प्रक्रियाएं, इसमें क्या है कि मानव या कोई भी जीव हो, अपना जिंदा रहने के लिए जो जो काम करेगा, वो पूरा प्रक्रिया जो कहलाएगा आएगा आपका जैव प्रक्रम के अंतर्गत। ठीक है ना, उसको जिंदा रखे, मेन पर्पस क्या होना चाहिए, जिंदा, है ना। जैसे जीवित रहते हैं, और क्या, अनुरक्षण, एक शब्द आ गया हिंदी का अनुरक्षण, जिसे हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस यानी कि मरम्मत, जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे अब इसको अगर थोड़ा सा समझना है अच्छे ढंग से, तो इसको समझाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम कुछ भी खाते हैं, जैसे पहला चीज़ है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया जाए कि साइकिल चला रहे हैं हम, और साइकिल चलाते चलाते क्या हुआ कि पैर फिसल गई, थोड़ा सा हम लोग गिर गए। ठीक है, गिर गए तो क्या हुआ, जैसे हम लोग गिरे तो हड्डी पे चोट आई, जिससे क्या हुआ कि हड्डी में क्रैक हो गया। और अब पता है कि सबसे पहले जानते हैं हम लोग, हड्डी जो होती है, हड्डी जिसको बोलते हैं, इसका केमिकल अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये होता है CA3PO4 का ऑल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम फॉस्फेट। आप अगर ध्यान से देखेंगे इसको, तो हमारा इस हड्डी में नजर आएगा एक कैल्शियम, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अगर जैसे मुझे जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है, आप क्या कर दीजिए, उसको खाना पीना दे दीजिए। ठीक है, अपने बॉडी को अगर खाना पीना दे देंगे तो क्या करेगा, उसमें से किन किन चीज़ों को, कैल्शियम को, फास्फोरस को, ऑक्सीजन को ले करके वो अपनी मरम्मत स्वयं कर लेगा। ठीक है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला चीज़ कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन चाहिए। ये चीज़ें आप भोजन लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कैल्शियम से है, आज हम लोग का मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति में हम लोग जो तिल का सेवन जरूर किए होंगे, तिल ही माना जाता है। और तिल क्यों माना जाता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट तिल इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम। तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तिल जो होता है, जैसे हम लोग खास करके मकर संक्रांति में यूज करते हैं, और तो उसमें ना तिल में कैल्शियम ना बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने तिल खाया, अगर मान लीजिए कि हड्डी हमारा कमज़ोर है या कुछ भी है, तो हम लोग जो है तिल खाएं, तो उसमें से बॉडी क्या करेगा, बॉडी के अंदर ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि, और उसमें से कैल्शियम को निकालेगा, वो निकाल करके जहाँ मुझे, अगर हड्डी कमज़ोर है जहाँ भी, तो वो कुछ ऑक्सीजन ले लेगा, जिससे हम लोग सांस में लेते हैं। उससे लेकर के फास्फोरस, जैसे सब्जी ये सब हो गया ना, हरी सब्जी, उसमें फास्फोरस पाया जाता है, तो वहाँ से फास्फोरस ले लेगा और ले करके, और हमारा हड्डियों को मजबूत करने में लग जाएगा। ये हो गया मरम्मत। जैसे हम लोग गिरे, हमारा कुछ समय बाद क्या होगा, हमारा बॉडी खुद उसको मेंटेन कर लेगा, रिपेयर कर लेगा। ठीक है ना। तो कैल्शियम यानी कि लिया ना जी, तो इसके माध्यम से तोड़ा, तो ये कैल्शियम कैसे प्राप्त होगा हमारे बॉडी को, तो वो उसके लिए हमारे पास है पोषण। क्या है, पोषण। यानी कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम तो हमारे बॉडी के अंदर होता नहीं है, बॉडी के अंदर बनता नहीं है, कैल्शियम जो बाहरी सोर्स से प्राप्त होता है। तो कैल्शियम प्राप्त करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, जैसे कोई कोई भी उजला चीज़, जैसे ऐसा बोला जाता है कि भात और लात को छोड़ करके बाकी सब में कैल्शियम मिलता है, भात में कैल्शियम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जैसे कि बाजरा ले ले, बाजरा आपका वाइट है, उजला है ना। और फिर भी जैसे, हाँ, भिंडी, भिंडी के अंदर कैल्शियम होता है। भिंडी के अंदर देखे होंगे आप लोग कि बाकी ये जो सब पार्ट जो है हरा रहता है, लेकिन बीच वाला पार्ट उजला रहता है, बीज भी उसके भी उजले होते हैं। फिर आप लोग जो है थी सहजन, सहजन एक, जिसको हम लोग देहात भाषा में मुनगा बोलते हैं, मुनगा के पेड़, वो एक बहुत बढ़िया कैल्शियम का सोर्स है। दूध हो गया, दूध के अंदर भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में है। ये सब सोर्स से क्या करेंगे, कैल्शियम मिलेगा, और जिससे क्या हो, तो यानी कि हम, मेरे कहने का इतना ये है कि अगर मुझे एक छोटा सा काम यानी कि हड्डी की मरम्मत ही करना है, तो इसमें कैल्शियम की ज़रूरत के लिए हमें बाहर से भोजन के थ्रू लेना पड़ेगा, और वह भोजन जो लेते हैं हम लोग, ग्रहण करते हैं, वह कहलाता है पोषण। यानी कि पोषण प्रक्रिया इसमें चाहिए, अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो पोषण चाहिए। दूसरी बात की अगर है, जिस तरह से मैंने मान लीजिए कि चावल लिया, चावल, तो चावल के अंदर है कार्ब्स, कार्ब्स जो है छोटा रूप है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट से मिलाइए, यानी कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्योंकि ऊर्जा है।
तो हमारे शरीर में क्या रहेगा कि हमारा शरीर इसको क्या करेगा, पाचन तंत्र के साथ जैसे पोषण के साथ ऐसे ग्रहण करेंगे जो, तो पाचन तंत्र क्या करेगा, उसको ब्लड में कन्वर्ट कर देगा, यानी ब्लड के रास्ते भेज करके वह ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में, है ना, ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे लीवर में स्टोर हो जाएगा, और हमारा जो है जो मांसपेशी होता है उसके नीचे स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। और फिर क्या ये जो चावल हम लोग लिए यानी ग्लाइकोजन बन गया या ग्लूकोज बन गया, तो हमें ऊर्जा थोड़ी मिल गया, ऊर्जा मिलता है उस कार्ब्स को, उस कार्बोहाइड्रेट को श्वसन के माध्यम से, यानी ऑक्सीजन जब कराएंगे रिएक्शन तब आपका ऊर्जा बनेगा। यानी कि पहला चीज भोजन जो ग्रहण किए हैं उससे ऊर्जा भी निकालनी है, तो ऊर्जा निकालने के लिए हमें श्वसन चाहिए, क्या चाहिए, श्वसन। अगर जब तक श्वसन नहीं होगा हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। पोषण में क्या हुआ, मैंने हम लोग भोजन खाया, भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होकर रह गया, लेकिन अब श्वसन करना अनिवार्य है, जिससे क्या होगा कि उस कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिल सके। अब क्या है कि ये जो ऊर्जा मिल गया, यानी श्वसन से ऊर्जा हम लोग ले लिए, तो ऊर्जा हमारा है किधर, लीवर में है। लीवर इस समय एक पार्ट में बनेगा, जैसे भोजन रख लिया, भोजन जो है पेट हमारा रख लिया, तो क्या इससे हमारे पूरे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो गया, नहीं हुआ, तो उसको एक भाग से बॉडी के दूसरे भाग तक भेजना भी अनिवार्य है। उस भेजने की प्रक्रिया को बोलते हैं परिवहन, और यह भी जरूरी है, क्योंकि यह नहीं होगा तो हमारे ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, हमारा हाथ काम कर रहा है उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, हमारा पैर काम कर रहा है इसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, तो उसको सभी को एनर्जी पहुंचे, इसके लिए परिवहन जरूरी है। और सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन। क्या होता है कि हम लोग जो बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि उसमें 100% एनर्जी है, या 100% ही ऐसी चीज़ है जो हमारा बॉडी ऑब्जॉर्व कर ले पूरी की पूरी, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे जो है पदार्थ भी बनते हैं जो जिसे शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी है। अगर शरीर से हम बाहर ना निकालेंगे तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर सड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में ना हो तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में बहुत सारे सड़ करके गैस बनाएगी, और वो गैस के रूप में जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा रहेगा तो बहुत सी तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करेगी, हमारे ब्लड को इम्प्यूरिफाई कर देगा, इम्प्यूरिफाई मतलब कि इम्प्योर कर देगा, अशुद्ध कर देगा, जिससे कि हमें कई सारी त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएगी। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन काम में आता है। तो इसलिए हम बोले कि जीवन चलाने के लिए ना चार चीज जरूरी है, जैसे एक ऊपर लिखा है मैंने, पोषण यानी कि भोजन करना जरूरी है, फिर सांस लेना जरूरी है ताकि उस पोषण जो ग्रहण किए हैं उससे एनर्जी बन सके, फिर परिवहन जरूरी है, उसको एक भाग में न रखिए, उसको पूरे देह में फैलाइए ताकि आपका पूरा बॉडी काम करे, और लास्ट में उत्सर्जन यानी कि जो एक्सक्रेटरी एक्सक्रिएशन है, ये भी बहुत जरूरी है ताकि आपके बॉडी के अंदर से जितने भी उत्सर्जित पदार्थ है उसको बाहर निकाल जाए ताकि आप बीमारी से बचे रहें, ठीक है। तो ये था आपका लाइफ प्रोसेस, है ना, इसका मतलब यही, ये चैप्टर का मतलब यही है, यानी कि हम इस चैप्टर में उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमें जिंदा रखता है, ये पहला चैप्टर ये है ना। तो सबसे पहला चीज़ जो है पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वह है जय पराक्रम, सॉरी पोषण। तो सभी लोग हेडिंग देंगे प्लीज, पोषण, जिससे बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। अब समझिए पोषण में है क्या एक्चुअली, तो डायरेक्ट हम परिभाषा देखेंगे पहले, परिभाषा देखेंगे डायरेक्टली। जीवों द्वारा भोजन के रूप में भोजन के रूप में पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को ग्रहण करना, ग्रहण करना तथा उन्हें उन्हें विभिन्न विभिन्न शारीरिक कार्यों को
करने योग्य बनाना, करने योग्य, योग्य बनाना, बनाना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है ना। ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसी में सारा चीज़ छुपा हुआ है। आप देखेंगे इसमें क्या है कि जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करना। हम लोग जितना भी भोजन करते हैं, हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, उसमें हम पोषक तत्व ही ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फेमस है वो है दाल चावल सब्जी। अगर दाल चावल सब्जी को ही देखा जाए, जैसे मैंने लिया दाल चावल और सब्जी, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर इसी के एनालिसिस करें थोड़ा सा, तो दाल से अंदर से मिलेगा आपका प्रोटीन, चावल से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और सब्जी से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, जैसे खनिज मिल जाएगा, खनिज मिल जाएगा, विटामिन्स मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लवण मिल जाएंगे, फाइबर्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप इसी को देखिए ध्यान से, तो प्रोटीन हो गया, मिल गया आपको, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, खनिज विटामिन लवण फाइबर ये सब मिल गया, है ना। अगर इस पे जो है दाल में आप लोग जो है थोड़ा सा घी डाल देते हैं, है ना, तो घी डाल देते आपको वसा भी मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग जो भी भोजन कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा नहीं कि भोजन खा रहे हैं, हम लोग जो है भोजन के रूप में एक्चुअली ग्रहण कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं। तो अब ये बात हो गई कि ये जो है पोषक तत्व 12 बोल रहे हैं, ये पोषक तत्व एक्चुअली है क्या, है ना। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं पोषक तत्व को थोड़ा सा। तो पोषक तत्व है ना, हम लोग सब लिख देंगे इसमें पोषक तत्व, पोषक तत्व जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो पोषक तत्व है यानी न्यूट्रिएंट्स है, बेसिकली अगर शॉर्ट में देखा जाए तो हम बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं, है ना। वही शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन्स एवं खनिज लवण, खनिज लवण, ये सभी, ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। तो हम लोग जो भी दुनिया संसार कोई भी भोजन क्यों ना खाए, उसमें आपको यही चीज़ें मिलेगी और कोई दुआ और दूसरा चीज़ मिलने वाला नहीं है। ये सारा चीज़ पोषक तत्व के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि परिभाषा में देखे होंगे, बोला जा रहा है कि उन्हें ग्रहण करना, ग्रहण तो कर लिए, उसके बाद शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना, यानी कि हमारे अंदर वैसा सिस्टम है, वैसे सिस्टम है, अभी आगे देखिएगा आप लोग। तो उसमें क्या ऐसी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर कि कुछ भी खाइए आप, जैसे कुछ भी खा लीजिए आप, आपका बॉडी क्या करेगा, उसको जो चीज़ बनाना रहेगा ना, शरीर को जो काम करने रहेगा उसके अनुसार उसको बदल करके और काम में ले लेगा। तो बदल करके या काम में लेने की जो विधि है ना, उसको बोलते हैं पोषण, बस वही पोषण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, अ, किसी को मोटा होना है, जैसे कोई किसी को मोटा होना है तो मोटा कैसे होगा। तो जैसे हम एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, इसमें हड्डियाँ थोड़ा सा बना लेते हैं, ये हाथ की हड्डी थोड़ा सा बना रहे हैं हम। तो ये हो गया ऐसे, ऐसे है, यहाँ से दो हड्डियाँ होती है इस तरह से, ये हाथ का ही हड्डी है ऊपर का मान लेते हैं। और
इस पर ना थोड़ा सा मसाज चढ़ा देते हैं। ये इस तरह से मान लीजिए कि मसाज चढ़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से हाथ पर मांस लगा हुआ है। अब इसको हमें ध्यान से देखा जाए, हमें क्या करना है, मोटा होना है। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा स्टार्टिंग का है, और हमें क्या होना है, ऐसा होना है, यानी इतना मोटा होना है। तो क्या है एक्चुअली में, ये जो मांस है ना, वो हमारा बना है सेल से। किससे बना है? सेल से, ठीक है। और ये जो सेल है ना, सेल अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो चीज से बना है, एक लिपिड, लिपिड और प्लस क्या, प्रोटीन। ये दो चीज से ही हमारा जो है ये बना है। हाँ, हल्की अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए, बट मेन सोर्स के रूप में लिपिड और प्रोटीन ही आएंगे। ये मेन चीज है। अगर हमें मोटा होना है तो यानी कि ऐसी चीज खानी पड़ेगी जिसमें लिपिड और क्या हो, प्रोटीन, ठीक ना। ये दो चीज चाहिए, तभी हम लोग मोटा हो पाएंगे ना, सेल बनेगा तभी। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ तक पूरा सेल से भरा हुआ है पूरा ये। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो इसमें क्या करेगा, सेल लाना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा। तो सेल कैसे बनता है? सेल बनता है दो चीज से, लिपिड प्लस प्रोटीन, यही मेन चीज है। अभी कहाँ से आएगा? तो ये आएगा भोजन से। तो हम क्या करेंगे, भोजन के रूप में लिपिड वाला चीज। लिपिड मतलब क्या होता है? लिपिड मतलब होता है लिक्विड फैट। वसा कहीं थोड़ा सा चेंजेस आता है इसमें, बट वसा का ही मेनली रूप है ये। प्रोटीन तो जानते ही हैं। तो हमारा देखा जाए तो फैट और प्रोटीन किसका हिस्सा है? तो पोषक तत्व का। यानी कि हमें पोषक तत्व ही खाना है, लेकिन भोजन के रूप में लिए उसको। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम्स है जो उसको नॉर्मल रूप में तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा एमिनो अम्ल में। जो बाहर हम लोग लिए ना, बाहर से जैसे दाल लिए, तो दाल के अंदर जो भी प्रोटीन मिला उसको अंततः रूप में तोड़ देगा एमिनो अम्ल में। ये सिंपल फॉर्म होता है, एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ेगा। तो ये ऐसे तोड़ दिया इस तरह से। और अंततः क्या हुआ कि जहां भी अगर उसको और कहीं कहीं मरम्मत करने के लिए अगर रहेगा तो मरम्मत करेगा जहां तक करके बॉडी का। और उसके बाद क्या करेगा, वह इस पार्ट को भेजेगा जहां पे आप ज़्यादा उसको फोर्स दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ये कार्य होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी जरूरत चीज़ है, शारीरिक कार्य है ना, शारीरिक कार्य है, उसको करने के लिए ना जो सिस्टम है आपका, वो पोषण है, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। हाँ, यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर मैं जल्दी जल्दी में आगे बढ़ जाऊँ तो उसको पॉज करके लिख दीजिएगा, आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो। हाँ, और ये अगली बात ये भी है कि आपको ये लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए, हो गया ना, आगे बढ़ते हैं सर। तो आई थिंक इतना एग्जाम्पल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि पोषण एक्चुअली है क्या, है ना। तो आगे बढ़ा जाए। एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है इसके अंदर जो आता है, जिसे बोलते हैं आहार नाल। हम लोग जो है डायरेक्टली मानव के अंदर ही चलेंगे। पहले मानव के बारे में जान लेते हैं। नहीं, एक बार एक काम करते हैं, शुरू से ही चलते हैं। पोषण का हम लोग प्रकार देखेंगे। पोषण देख लिए हम लोग, अब पोषण के प्रकार, जिससे बोलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के प्रकार। तो पोषण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, अगर देखेंगे तो।
1 और 2। पोषण दो प्रकार के होंगे। एक को बोले हम लोग स्वपोषण, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक होता है पर पोषण, जिससे बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण दो तरह से होंगे, एक स्वपोषण और दूसरा होगा पर पोषण। ये दो पोषण के प्रकार हैं। चलिए साथ में लिखते चलेंगे सभी लोग। तो पहला है हम लोगों का इसमें फर्स्ट है इसमें स्वपोषण, इससे बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण। यानी कि स्वपोषण। देखिए इसमें नाम से जैसे पता चलता है स्व, स्व मतलब होता है अपने आप, जो जो है दूसरों पर निर्भर न रह करके और अपना पोषण की क्रिया खुद से ही कर लेता हो, उसको बोलेंगे हम लोग स्वपोषण, है ना। यानी कि इसमें चलिए डायरेक्ट हम इसका परिभाषा ही लिखते हैं। परिभाषा से ही आई थिंक क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे अब। वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषण कहलाते हैं। ये है स्वपोषण की परिभाषा। बोर्ड वाले बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, शॉर्ट एंड सिंपल, जिससे चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो सके। बोर्ड में भी ऐसे लिखेंगे। ये है आपका स्वपोषण, क्लियर है। स्वपोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्वपोषण हो गया। इतना लिख दिया ना, आगे बढ़ते हैं। स्वपोषण को ये तो हो गया क्लियर इतना। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो आगे हम लोग विस्तार से पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण कैसे होती है, इनके इसे करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। और उससे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि ये किन्हीं में होता है। एक जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वैसे जीव, वैसे जीव, जीव जिनमें, जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, वैसे जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा
प्रक्रिया द्वारा द्वारा भोजन बनता है, या फिर इसको अगर लिखना चाहे दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, या वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी बोल देंगे, है ना, या स्वयं बनता है उसे स्वपोषी कहते हैं। बहुत ही बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता हो, यानी कि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, वैसे जीव कहलाएंगे स्वपोषी। और इसका अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण जैसे जो स्वपोषी होते हैं उसके उदाहरण हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहला ऐसा माना जाता है कि धरती पर सबसे पहला जो स्वपोषी थे वह थे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे, साइनोबैक्टीरिया, जिसे एक और नाम ऐसा नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है, नीलहरित शैवाल। परंतु यह कि लेटेस्ट जो है स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि ये दोनों जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट बहुत सारी चीज़ों में ये ना एक दूसरे से अलग भी होते हैं। तो अभी के स्टडीज़ के अनुसार से बताया जाता है कि साइनोबैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल दोनों अलग अलग जीव है। कौन सा है वैसे जो अपने, हाँ ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यह थोड़ा सा ये डाल लीजिएगा इसको। अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा, स्वयं बनाता है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। ये हो गया वैसे जीव, वैसे पोषण जिसमें जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, स्व पोषण कहलाते हैं। ठीक है, जो ये पोषण हो गया और इसमें क्या है, जीव, जीव रहेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा, जो उसको स्वपोषी बोलेंगे। उदाहरण की अगर बात करें तो सबसे पहला जीव जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया से स्वपोषण हुआ, उनका नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, आप हरे पेड़ पौधे ले लेंगे, हरे हरे पेड़ पौधे इसमें आ जाएंगे, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे इसके अंदर। और एक और खूबसूरत चीज़ है जिसका नाम है युगलीना। युगलीना भी जो है स्वपोषण से अपना भोजन स्वयं बनाता है। युगलीना को बेसिकली हम लोग जो है अगर देखा जाए तो युगलीना जंतु और पेड़ पौधा दोनों का एक जो है योजक कड़ी है। योजक कड़ी बताता है ये कि मतलब ये है कि उसमें ना जंतु का भी गुण है और पौधा का भी गुण है। मतलब ऐसा जीव है ये युगलीना जिसमें जंतु का भी लक्षण है और पौधा का भी लक्षण है। जैसे कि अगर देखा जाए तो युगलीना की खासियत है ना, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखे देखें, ये ये मान लीजिए कि युगलीना है, ये ऐसा युगलीना का डिजाइन होता है और इसमें चलने के लिए अपना एक पूंछ होता है जिसे फ्लैजिला के नाम से जानते हैं ये, और इसके सेंटर में यहाँ केंद्रक होता है और इस तरह से ऐसा होता है। ये पानी में चलता है बेसिकली, और हरा कलर का होगा क्योंकि इसमें ना क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल युक्त, यानी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहेगा। मानव और पौधा से एक ही चीज कॉमन है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अगर पौधा में क्लोरोफिल है, जैसे हम लोग में अगर क्लोरोफिल रहता तो खुद हम लोग भोजन खुद बना पाते। उसी तरह ये युगलीना जो है इसमें यह चूंकि क्या है कि क्लोरोफिल है, इस कारण से अपना भोजन स्वयं भी बनाता है। और दूसरी चीज कि जैसे पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं पेड़ पौधे नहीं कर सकते हैं, अपना स्थान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो युगलीना है वह चलता है क्योंकि इसके पास प्रचलन अंग फ्लैजिला है।
फ्लैजिला ये है, जिसका सिंगुलर होता है फ्लैजिलम, ये प्लूरल वर्ड में बोलते हैं फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला की मदद से ना चलते हैं, तो चलते हैं तो यानी कि जानवर के लक्षण हो गया ना। और चूंकि क्या है, क्लोरोफिल है, तो अपना भोजन स्वयं भी बना ले रहा है, इसलिए ये पौधा और जंतु के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये चीज हो गया। तो उदाहरण में देख लिया हम लोग, स्वपोषी में साइनोबैक्टीरिया, हरे पेड़ पौधे और युगलिना, है ना। युगलिना बेसिकली ऐसा होता है, इसमें जंतु और पादप दोनों का लक्षण पाया जाता है। तो स्वपोषी हो गया। अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह छोटा छोटा टॉपिक ही है। इसको आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, एक बार अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए। चलिए, तो हम लोग जो है युगलिना को अच्छे ढंग से जान लिए। युगलिना में दोनों लक्षण है, मानव जैसा भी है और पौधों जैसा भी है। ये आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए, आई होप आप उतार लिए होंगे, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे दूसरा में था पर पोर्शन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे देखिए, इसमें नाम से ही पता चलता है, हेट्रोट्रॉपिक यानी पर पोर्शन। पर मतलब पराया, जानते ही है। और पोषण यानी कि दूसरों से भोजन जो ग्रहण करे, यानी अपना जो पोषण की क्रिया है वह दूसरों पर निर्भर रह के करे, है ना। तो इसमें लिख देंगे वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव, जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं न बनाकर, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य, किसी अन्य बाहरी स्रोत से, बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं पर पोषण कहलाता है, पर पोषण कहलाता है। यानी कि ये जो पोषण है, इसमें भोजन, जैसे कि मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि स्व पोषण में क्या था, वे खुद पर निर्भर था, यानी किसी दूसरे चीज से जरूरत नहीं पड़ी थी उसको लाने के लिए। लेकिन पर पोषण में क्या है कि वह खुद नहीं बनाएगा भोजन, दूसरों से ग्रहण कर लेगा, है ना। ये इस तरह से पर पोषण संपन्न होता है। अब जो जिसमें पर पोषण होता होगा वो जीव कहलाएगा क्या, परपोषी कहलाएगा ना।
जैसे कि पर पोषण इसमें है, तो जो जीव करेगा इस प्रक्रिया को वो कहलाएगा परपोषी। तो लिख देंगे हम लोग इसमें, वैसे जीव, वैसे जीव जिनमें जिनमें पोषण की क्रिया, पोषण की क्रिया क्रिया पर पोषण से हो, पर पोषण से होती है, पर पोषण से होती है परपोषी कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना है, अगर परपोषी का डेफिनेशन पूछे है ना बोर्ड के लिए, अगर बोर्ड में एग्जाम में आपको जो है आता है कि परपोषी की परिभाषा लिखे, तो पहले आपको परपोषण का को परिभाषित करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही पैराग्राफ चेंज करके परपोषी लिखना होगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। अगर आप जो है ऐसे ना लिख पाते हैं तो उसके लिए जो है एक डायरेक्टली कर देंगे कि वैसे जीव जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर, स्वयं न बनाकर बनाकर स्वयं न बनाकर कार्बनिक एवं कार्बनिक एवं अकार्बनिक, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर कार्बनिक एवं अकार्बनिक रूप में दूसरे जीव से दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं परपोषी कहलाते हैं। ये आपका लिखने के लिए भी हो गया। तो अगर बोर्ड में आया तो इस तरह से लिखेंगे, आपको कोई भी त्रुटि नहीं होगी, है ना। ये हम लोग जो परपोषी का डेफिनेशन हो गया ये, या फिर आप लिखेंगे इस विधि से लिखना है तो आप ये विधि इस्तेमाल कर सकते। ये हो गया परपोषण। बिल्कुल, हम लोग इसी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और अपने जो है पूरी तरह सिलेबस को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो परपोषण की क्रिया आई थिंक हो गई होगी। तो देखा जाए कि नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक है। तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है कि पर पोषण की विधि कितनी है, यानी कि पर पोषण कितने तरह से हो सकते हैं। तो पर पोषण को भी आगे बांटा गया है, और पर पोषण को बेसिकली 3 भाग से बांटा गया है ना। तो लिखेंगे हम लोग इसमें पर पोषण, पर पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है मृत जीवी, मृत जीवी पोषण, है ना। पहला है आपका मृत जीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण।
और तीसरा है आपका प्राणी सम प्राणी संपोषण प्राणी संपोषण, यानी कि वी कैन से दैट heterotropic nutrition further classified into three groups. First one is called saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition. Second one is called parasitic nutrition. And last one is called holozoic न्यूट्रिशन। ये तीन टाइप है हमारा पर पोषण का मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम पोषण। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम पोषण, ये तीन तरह के होते हैं हमारे पर पोषण। तो चलिए पहले की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है मृतजीवी पोषण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मृतजीवी, मृत मतलब होता है मरा हुआ, डेड एंड डिकैय जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, मरा हुआ सड़ा हुआ रहेगा एक तरह से। तो इसमें बेसिकली ये है कि हम इसको थोड़ा सा समझाते हैं पहले। देखिए आप लोग जो है घर में देखे होंगे कि घर में क्या होता है, कहीं कभी कभी लंबे समय तक एक ऐसे लकड़ी का कुछ भी रहता है छोटा सा, और वह इस तरह से रखा हुआ रह जाता है लंबे समय तक, लकड़ी का एक टुकड़ा। तो क्या होता है लंबे समय के बाद, लगभग अगर मान लीजिए 5-6 साल छोड़ दिए उसको, और तो बरसात के मौसम आने से क्या होता है कि बरसात के मौसम आने से वो बरसात से भीग जाता है। जैसे ही भीग जाएगा, आप समझिएगा एक चीज़ नोट किए गए होंगे आप लोग कि कोई चीज़ जहाँ पे पानी, हवा, भोजन मिले, तीन चीज़, तो वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस सब पनपना शुरू हो जाते हैं। कपड़ा ही है, अगर कपड़ा को लंबे समय तक छोड़ दिए, जहाँ पे जो है उसको ज़्यादा अमाउंट में मतलब जल मिलता रहे, जल बना रहे लंबे समय तक, तो देखिए ना गंध आना शुरू हो जाता है। और आपकी कपड़ा ही है, अगर भीग जाए तो भीग जाता ही है, तो लंबे समय बाद अगर सूखता नहीं है वो, तो उसमें से गंध आना शुरू हो जाता है। वो गंध बेसिकली होता है बैक्टीरिया, वायरस का, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर लकड़ी भी लंबे समय तक अगर छूट जाए ऐसे ऐसे, तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो है चीज़ उगने लगते हैं। इसमें से पहला आप ध्यान दिए होंगे तो ऐसा ऐसा जो है एक जिसको बोलते हैं मशरूम, तो मशरूम आ जाता है ना, मशरूम आ जाता है इस पर। तो पहला ये मशरूम क्या है, ये क्या करता है कि लकड़ी जब सड़ता है ना, तो सड़ने के बाद वह कार्बनिक पदार्थ के रूप में टूट जाता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में टूट जाता है, और उन कार्बनिक पदार्थ को इनडायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लेता है। यानी कि यह जो है अपना भोजन जो है सड़े हुए मृत जीव से प्राप्त कर रहा है ना, सड़े हुए चीज से प्राप्त कर रहा है। ये लकड़ी सड़ रहा है, कैसे सड़ रहा है, तो क्योंकि बारिश हुई है सर, तो पानी गिर रही है, और पानी गिरी तो पानी और इस सब के संपर्क में आकर सड़ेगा, और जैसे सड़ेगा तो उसमें से क्या करेंगे, ये ऑब्जॉर्व करके इस कार्बनिक पदार्थ को ये बड़े होंगे, यानी कि अपने भोजन सड़े हुए चीज से प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी चीज गोबर की अगर बात करें हम, तो गोबर भी सड़ता है, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें पनपना शुरू हो जाते हैं। यानी गोबर के अंदर जो पदार्थ है वो कार्बनिक रूप में है, उसको सड़ा करके वहां सड़ रहा है, तो उससे उसका भोजन चल रहा है। तो जो जीव सड़े गले मृत अवशेषों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे उनको बोलेंगे मृत जीवी, मतलब उस प्रक्रिया को बोलते हैं मृत जीवी पोषण, और उस जीव को बोलेंगे मृत जीवी। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको लिखते हैं, परिभाषित करते हैं। परिभाषा लिखेंगे इसका सिस्टमैटिक ढंग से। वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जिसमें जीव जीव अपना भोजन
अपना भोजन सड़े गले, सड़े गले इसको बोलते हैं, जिसमें जो अपना भोजन सड़े गले मृत अवशेषों से, मृत अवशेषों से, मृत अवशेषों से कार्बनिक पदार्थ के रूप में, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले मृत अवशेषों से कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। ये है आपका मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण बड़ी सिंपल है कि इसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इसमें डेड एंड डिके जो मटेरियल है ना, वहाँ से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में ऑब्जॉर्व करेगा, है ना। जैसे मैंने लकड़ी का एग्जाम्पल दिया, गोबर का एग्जाम्पल दिया, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जब वो सड़ता है तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में टूटता है, और बेसिकली वे क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे और सोख करके वो अपना गुजारा करेंगे, ऐसा समझे ना। तो ये आपका मृत जीवी है, यानी मरे हुए जीवों पर निर्भर करने वाला है, ठीक है ना, इस तरह से। और जस्ट उसी तरह से हम लोग देखेंगे इसमें, ये तो हो गया मृत जीवी पोषण। अगर मृत जीवी का बोलना है तो ऐसे बोल देंगे कि जो जीव इस विधि से करते हैं पोषण अपना, वो मृत जीवी कहलाएंगे। तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा परिभाषा में दे देंगे, अच्छा सेव दे देंगे इसको। चलिए देना है कि वैसे जीव, मृतजीवी के लिए अगर मृतजीवी की परिभाषा बोल दे, मृतजीवी जंतु क्या कहलाते हैं, मृतजीवी जीव के क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि वैसे जीव, वैसे जीव, वैसे जीव जिनमें, जिनमें पोषण, पोषण या इसको एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देते हैं, एक मिनट। वैसे जीव, जीव जो अपना भोजन, अपना भोजन, सब लोग लिखते चलेंगे बढ़िया से। वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले, गले मृत अवशेषों से, मृत अवशेषों से से कार्बनिक पदार्थ के रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते। ये हमारा मृत जीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है ना। इतना तक अगर हो जाए तो बताइए। इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए थोड़ा सा, चलिए एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, जिससे हम लोग उदाहरण बोलते हैं और लिख लेते हैं इसमें। तो पहला जैसे मैंने बताया था लकड़ी पर, तो लकड़ी पर होता है, क्या होता है लकड़ी पर, मशरूम, या फिर उसको डायरेक्टली उस कैटेगरी का नाम दे देते हैं, जिससे हम कैटेगरी का नाम हो जाएगा आपका कवक। कवक पूरा आ जाता है, कवक का पूरा समुदाय जो है लकड़ी जैसे इस सबसे सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता है, तो कवक हो जाएगा। इसमें जीवाणु बैक्टीरिया ये सब हो जाएंगे, जीवाणु जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया।
है ना। फिर से हाँ, ये सब हो जाएगा, इतना काफ़ी है, 80 से कर देंगे। ये मतलब दो जीव ऐसे हैं खास करके अगर देखा जाए, कवक, जीवाणु, ये सब तो सड़े गले रूप से क्या करेंगे ना, सड़े हुए पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। ये हो गया मृतजीवी का, ये क्लियर है। अब हमारे पास है परजीवी। तो परजीवी की अगर बात करें तो इसमें क्या है, परजीवी में देखिए नाम से पता चलता है परजीवी, जो दूसरों के जीव दूसरों से ही करता है, लेकिन इसमें ये रहेगा कि अस्थाई या अस्थायी रूप से रह करके। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं खटमल का। खटमल यानी कि जिससे हम लोग आमतौर भाषा में मच्छर भी बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारे हाथ पर आएगा, बैठेगा, कहीं भी बॉडी में बैठेगा, और क्या करेगा वो, अस्थायी रूप से आएगा, बैठेगा, लेकर के अपना भोजन उड़ जाएगा, है ना। तो आखिर हमारे भोजन यानी किसी शरीर से प्राप्त कर रहे हैं ना, तो वह अस्थायी रूप से हुआ। और किसी किसी के बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे कि अपने अगर बॉडी की बात करें, मानव की बॉडी की अगर बात करें, ये छोटा सा मैं इसका डायग्राम कर लेता हूँ पाचन तंत्र का। ये हमारा आंत है, तो एक छोटा सा एग्जांपल इसमें है। तो आंत के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है ई कोलाई। इसका जैसे ई कोलाई शॉर्ट में बोलते हैं, ई कोलाई, ठीक ना। अब ई कोलाई का पूरा नाम होता है इस्चेरेस्चिया कोलाई, ठीक है। ये हमारे आंत में पाया जाता है, ये परमानेंटली रूप से हमारे आंत में ही है, ठीक है ना। और हमारे आंत में जैसे ही हम लोग जो भी भोजन करते हैं, ये हम लोग भोजन जो भी लेते हैं, इसमें इसमें जो भी भोजन लेते हैं, इसके माध्यम से अगर यहाँ आता है, तो उस आंत में से भोजन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके वो भोजन अपना प्राप्त करेगा। ये हमारी बॉडी में परमानेंटली है, ये हो गया। और अस्थायी रूप से हो गया, ये परमानेंटली है। अब ये बदले में ये भी है कि बदले में हम लोगों को जो है जो भोजन हम लोग लेते हैं ना, तो बड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने का भी काम करता है। तो ये हमारे लिए एक तरह से ठीक काम ही कर रहा है। अब दूसरी बात कि गाय भैंस के जो अमाशय होता है प्रथम, जिसको बोलते हैं रूमेन, रूमेन के अंदर भी मिथेनोजेन नाम के जीवाणु पाया जाता है, जो उसको तोड़ने का काम करता है। तो भी वहाँ से क्या, अस्थायी रूप से ही है। और खटमल, जोंक, ये सब क्या हो गया, अस्थायी रूप से। इसका परिभाषा मिलाकर देखें तो ऐसे बनता है कि कैसे बनेगा इसमें परिभाषा, बनेगा कि वैसा पोषण, वैसा पोषण वैसा पोषण चलिए लिखते हैं इसको, वैसा पोषण जिसमें जीव जीव अपना भोजन भोजन अपना भोजन अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई या अस्थाई रूप से किसी दूसरे जीव में, किसी दूसरे जीव किसी दूसरे जीव से किसी दूसरे जीव से से संपर्क के द्वारा संपर्क के द्वारा कार्बनिक पदार्थ के रूप में, कार्बनिक या अकार्बनिक भी कर देते हैं, या अकार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाते हैं। परजीवी पोषण
कहलाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ये आपका परजीवी पोषण है ना। परजीवी पोषण में हम लोग ये जाने, देखिए परजीवी पोषण हो गया आई थिंक। परजीवी पोषण में ये रहेगा कि अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में प्राप्त करेगा। ये भोजन जो प्राप्त करेगा वो कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है ना। इसमें क्या है, अब ये तो हो गया परजीवी पोषण, और जो जीव इस विधि से पोषण प्राप्त करेगा उसको बोलेंगे हम लोग परजीवी। तो लिख देंगे ऐसा, वैसे जीव जो अपना भोजन परजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। ये परजीवी इस तरह से हो जाएंगे। इसमें आप एग्जाम्पल रूप में देना चाहें तो दे दीजिए इस तरह से उदाहरण करके। उदाहरण में आपको जो इसके अंदर मिल जाएगा खटमल पहला, फिर से जोंक हो जाएगा, है ना। जोंक के अलावा आप इसमें ले सकते हैं, और क्या हो जाएगा, परजीवी इससे हो जाएगा। और एक तरह से मानव भी है, मानव नहीं बोलेंगे, सॉरी। जोंक हो जाएगा, हाँ, ई कोलाई बैक्टीरिया जो बताया गया अभी आपको। और एक होता है टी, एक और ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में, टीनिया सोलियम। इसकी कहानी जो है अगले वीडियो में ही आप देख पाएंगे हम लोग। टीनिया सोलियम। ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव हो सकते हैं जो परजीवी के माध्यम से, यानी परजीवी कहलाएंगे, और परजीवी पोषण के माध्यम से अपना भोजन पोषण प्राप्त करेंगे। बट मैंने जो एक चुनिंदा लिखा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में, और इसकी पीडीएफ अगर जैसा लिख पाए हैं तो ठीक है, और ना भी लिख पाए हैं तो इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।